हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि विश्लेषण विधि क्या होती है और गणित में विश्लेषण विधि को किस प्रकार से अपनाया जाता है और विश्लेषण विधि की सहायता से जो समस्याएं होती है उनको बालक किस प्रकार से हल करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्लेषण विधि का अर्थ। तो विश्लेषण विधि का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना या खंड खंड करना, अर्थात किसी समस्या को टुकड़ों में विभाजित करना या खंड खंडों में विभाजित करना। इस विधि के अंतर्गत इस विधि में बालक इस विधि के अंतर्गत जो है बालक किसी जटिल समस्या का समाधान कैसे करता है, खंड खंड करके। तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक प्रश्नों के द्वारा समस्याओं को हल करता है, अर्थात अध्यापक द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, बालक उन समस्या और उनका बालक उत्तर देते हुए उस समस्या को हल करेंगे। इसमें बालक तर्क द्वारा सीखता है तथा उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। मानसिक शक्ति का विकास क्यों होगा? क्योंकि जब बालक किसी जटिल समस्या का समाधान करेगा तो वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समस्या को हल करेगा और अपना तर्क तर्क प्रस्तुत करेगा। जटिल समस्या के हल इस विधि द्वारा किए जाते हैं। जो जटिल समस्याएं होती है, जो माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर पर जो जटिल समस्याएं होती है उनका हल इस विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि निम्नलिखित सूत्रों पर आधारित होती है। तो बालक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे बालक में क्यों और कैसे तर्कों द्वारा समस्या के हल तक पहुंचते हैं। यह इसके जो सूत्र होते हैं, इसके शिक्षण सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात अर्थात हमें जो दी गई समस्या है वो क्या है, हमारे लिए अज्ञात है और हमें उससे क्या निष्कर्ष निकालना है, जो हमें जो प्रश्न में हमें पूछा गया है, अर्थात ज्ञात। प्रमाण से प्रत्यक्ष, इसी प्रकार निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर। इसके क्या होंगे, शिक्षण सूत्र होंगे। तो विश्लेषण विधि का गणित में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है या किया जाएगा, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्लेषण विधि के जो सोपान होंगे वह कौन कौन से सोपान इसमें अपनाए जाएंगे इस उदाहरण में। तो विश्लेषण विधि के जो सोपान होते हैं, सबसे पहला सोपान होता है समस्या की प्रस्तुति, अर्थात अध्यापक द्वारा जो समस्या है उसकी प्रस्तुति की जाएगी। यह समस्या अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की गई। अब इस समस्या की बालक क्या करेंगे, अनुभूति करेंगे, इसको अनुभूत करेंगे। फिर समस्या का विश्लेषण किया जाएगा। फिर प्रत्येक खंड का, जिस समस्या का हमने विश्लेषण किया है खंडों में, उन प्रत्येक खंडों का क्रमबद्ध रूप से क्या ज्ञात करेंगे, हल। तो सबसे पहले इसका हल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यह विधि किस प्रकार की है, इस विधि में क्या होता है कि अध्यापक प्रश्नों के द्वारा समस्याओं को हल करता है, अर्थात इसमें अध्यापक प्रश्न करेगा और बालक अपने तर्क मानसिक शक्तियों का चिंतन का प्रयोग करके समस्या को हल करेंगे। सबसे पहले है इसमें शिक्षक। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न किया जाएगा कि इस समस्या में हमें क्या ज्ञात करना है। छात्र उत्तर देंगे इस समस्या में हमें तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है, क्योंकि जो प्रश्न है वह है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, उसके चारों ओर तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करो, जबकि 1 मीटर का खर्चा 2 रुपये आता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रश्न किया जाएगा इस समस्या में हमें क्या ज्ञात करना है, अर्थात हमारे लिए अज्ञात क्या है। अज्ञात से ज्ञात की ओर इस जो विश्लेषण विधि है उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अज्ञात से ज्ञात। तो सबसे पहले अध्यापक द्वारा यह प्रश्न किया जाएगा कि इस समस्या में हमें क्या ज्ञात करना है। तो छात्र उत्तर देंगे इस समस्या में हमें तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है। फिर शिक्षक, अगला पद होगा जो कि पिछले जो उत्तर होगा छात्रों का उसी से संबंधित होगा। जिस प्रकार से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है जो शिक्षण विधि होती है उसमें, तो उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। शिक्षण योजना जो बनाते हैं, लेसन प्लान, तो शिक्षक होगा, शिक्षक पूछेगा तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थात जब छात्रों ने उत्तर दिया कि हम तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये समस्या दे रखी है हमारे लिए, तो शिक्षक कहेगा कि तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। छात्र उत्तर देंगे जो वर्गाकार मैदान दे रखा है हमें, उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। फिर शिक्षक प्रश्न करेगा वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, अर्थात किस चीज की आवश्यकता होगी जिससे हम वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्र चिंतन करेंगे, सोचेंगे और अपने तर्कों से उत्तर देंगे, तर्कों से अनुमान लगाकर समस्या को अनुभूत करके। छात्र उत्तर देंगे भुजा की। फिर शिक्षक प्रश्न करेगा
वर्गाकार मैदान की भुजा किससे ज्ञात करेंगे, अर्थात वर्गाकार मैदान की भुजा किससे ज्ञात की जा सकती है। छात्र उत्तर देंगे, क्योंकि छात्रों ने ये जो पद आ रहे हैं प्रत्येक खंड, इनके बारे में छात्रों ने पहले अध्ययन कर चुके हैं। जैसे भुजा क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जबकि यहाँ उन सभी जो उसने अध्ययन कर रखे हैं उन सभी जो निष्कर्षों को यहाँ पर खंड खंड करके यहाँ पर इस विधि में समस्या को हल करने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो शिक्षक प्रश्न करेगा वर्गाकार मैदान की भुजा किससे ज्ञात करेंगे, छात्र उत्तर देंगे वर्गाकार मैदान की भुजा वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे। तो अब शिक्षक यह प्रश्न करेगा कि भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, क्योंकि भुजा तो हम क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। या फिर शिक्षक यह प्रश्न कर सकता है कि वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की सहायता से भुजा निकाली जा सकती है। छात्र उत्तर देंगे भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल, या भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, अर्थात भुजा बराबर रूट वैल्यू ऑफ क्षेत्रफल। शिक्षक सूत्र में मान रखने पर भुजा का मान कितना आएगा, तो छात्र उत्तर देंगे भुजा का मान 50 मीटर आएगा। क्यों, क्योंकि जब रूट वैल्यू 2500 निकालेंगे, रूट वैल्यू 2500 निकालने पर इसका मान आएगा 50। तो ये कोई क्या है, यहाँ पर इसकी वर्गाकार जो वर्गाकार जो हमें दे रखी है एरिया, उसका क्या है इसकी भुजा। तो यहाँ पर शिक्षक कहेंगे अब कि वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुकी है, भुजा का मान आ चुका है। और हम जानते हैं परिमाप किसकी सहायता से निकाला जाता है, भुजा की सहायता से किसी भी आकृति का परिमाप निकाला जाता है। तो यहाँ पर परिमाप होगा, हम जानते हैं वर्गाकार जो मैदान या वर्गाकार जो आकृति होती है उसका परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर जो भुजा है उसको 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर परिमाप आ जाएगा 200 मीटर। यहाँ पर फिर स्पष्ट करता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक खंड को अध्यापक द्वारा भी स्पष्ट किया जा रहा है और छात्र अपने तर्कों का प्रयोग करके गहन अध्ययन करके उस तर्क अध्यापक द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिमाप प्राप्त हो चुका है 200 मीटर। अब प्रश्न होगा अंतिम प्रश्न कि शिक्षक प्रश्न करेगा वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार लगवाने का खर्चा क्या होगा, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना था, निष्कर्ष की ओर। जो हमें ज्ञात तथ्य थे वहाँ से निष्कर्षों की ओर पूछना, जो हमें मतलब जो हमें तथ्य निष्कर्ष दिए गए थे, क्योंकि निष्कर्ष ही थे। जैसे क्षेत्रफल दे रखा है उसका, फिर हमने क्षेत्रफल की सहायता से परिमाप निकाला, परिमाप की सहायता से जो है क्षेत्रफल की सहायता से भुजा निकाली, भुजा की सहायता से परिमाप निकाला, और परिमाप की सहायता से हमने जो अब ज्ञात करेंगे हम उसका खर्चा, वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार लगवाने का खर्चा। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देगा तार लगवाने का खर्चा, क्योंकि परिमाप कितना है 200 मीटर और एक मीटर का खर्चा कितना है 2 रुपये। तो इसी प्रकार से 200 मीटर का खर्चा होगा 400 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ पर अध्यापक की सहायता से विद्यार्थी दी गई समस्या का विश्लेषण कर अभीष्ट हल तक पहुँच सकते हैं। इसमें किसकी योगदान की आवश्यकता होती है, अध्यापक और छात्र दोनों का परस्पर समान रूप से योगदान होता है। इस विधि के गुण, विश्लेषण विधि का पहला गुण है यह मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर अमनोवैज्ञानिक होगा, यह कौन सी विधि है, अमनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर बालक प्रत्येक खंड का विस्तृत रूप से अपने तर्क चिंतन की सहायता से उसका समाधान करता है। तो समाधान करेगा, जब एक एक पद का वो समाधान करेगा तो ज्ञान उसके द्वारा स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया जाएगा। इस विधि में अध्यापक व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों की मदद करेगा कहाँ तक जो तथ्य है, ज्ञात तथ्य वहाँ तक पहुँचने के लिए। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं ही समस्या का हल ढूंढते हैं और विद्यार्थी इसमें अपनी भागीदारी करते हैं। इस विधि के द्वारा अध्ययन करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह विधि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि के दोष, पहला दोष है यह एक लंबी विधि है, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो पद होगा, समस्या जो दी गई होगी, पहले उसे हम खंडों में विभाजित करेंगे, फिर प्रत्येक खंड का विश्लेषण करेंगे, उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, फिर जाकर हम जो अज्ञात से ज्ञात तथ्य की ओर जा रहे हैं तो फिर जाकर समस्या का समाधान होगा। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी समय लगेगा।
समय भी अधिक लगेगा और लंबी भी होगी, और एक छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी भी होगी, क्योंकि छोटी कक्षाओं के जो बालक हैं उनसे उनके जो सोचने का जो स्तर होता है वह अपितु माध्यमिक कक्षाओं के स्तर की अपेक्षा कम होता है। इसी प्रकार संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर अध्यापन कार्य कराया जाए तो जो पाठ्यक्रम होगा उसको पूरा नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि इसमें समय भी अधिक लगेगा और एक लंबा प्रोसेस होगा। इस विधि में प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक अनुभवी होंगे, जिन्होंने विश्लेषण विधि से अध्यापन करा रखा होगा, वही इस विधि से अध्यापन करवा सकते हैं, और इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, अर्थात जो यह विधि होती है इसमें जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उन पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। इसका एक और दोष होता है कि पाठ्यक्रम देरी से पूर्ण होगा। और इस प्रकार से यह विश्लेषण विधि थी, जहाँ पर हमने जाना कि विश्लेषण विधि में छात्रों को समस्या दी जाएगी, वहाँ पर छात्र उन समस्याओं को अध्यापक की सहायता से खंड खंड करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करके उस समस्या का समाधान करेंगे। और इसके शिक्षण सूत्र होते हैं: अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य, प्रमाण से प्रत्यक्ष। और यहाँ पर इसके सोपान जो होते हैं 4 सोपान होते हैं, जरूरी नहीं है सोपान 4 ही हो, वो डिसाइड किया गया है अपने अनुसार। तो इसमें अलग अलग सोपानों का प्रयोग किया जाएगा, तब जा करके जो समस्या है उसका हल होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।